नमस्कार। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर महापंचायत में आपका स्वागत। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार को लेकर एक तरह का संवैधानिक संकट फिर से खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि सरकारों को विधानसभा के भीतर बनाया और गिराया जाना चाहिए या फिर राष्ट्रपति को यह अधिकार है, यानी केंद्र की सरकार को यह अधिकार है कि वो जब चाहे तब सरकार को गिरा दे। अब तक आज़ादी के बाद से लेकर करीब करीब 100 बार अलग अलग राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है और हर बार इस पर बहस की शुरुआत होती है। जब भी केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकार होती है तो एक तरह से केंद्र सरकार की और केंद्र में सत्ताधारी पार्टी की कोशिश होती है कि राज्य की सरकार जो विपक्ष की है, दूसरी पार्टी की है, वो नहीं चल सके। और भारत को एक संघ के रूप में कल्पना करने वाले संविधान निर्माताओं ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि केंद्र में चाहे जिस पार्टी की सरकार हो वो इतने शक्तिशाली हो जाएंगे और उनके पास धीरज की इतनी कमी होगी कि चुनाव में जाकर जनता से अनुमति लेने की जगह वो विधायकों को तोड़कर सरकारें बनाने की कोशिश करेंगे। उत्तराखंड में लगभग ऐसा ही हुआ है। राज्यपाल ने पहले मुख्यमंत्री को कहा कि वो सदन में बहुमत साबित करें। उसके तुरंत बाद राष्ट्रपति ने राज्यपाल की सिफारिश पर वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया और फिर ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि इस तरह से सरकार को नहीं गिराया जा सकता। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 तक के लिए इस मामले पर स्थगन दे दिया है, यानी हरीश रावत अब मुख्यमंत्री नहीं है। भारतीय राजनीति का ये एक दिलचस्प पल कहा जाएगा। क्या इस तरह से भारत में संघीय ढांचा लगातार खत्म नहीं होता जा रहा? क्या हर पार्टी ये कोशिश नहीं कर रही कि वो एक पार्टी की सरकार चलाए और बाकी पार्टियां खत्म हो जाए? क्या लोकतंत्र चल पाएगा? इस रास्ते से चलकर हमारे संघ की और लोकतंत्र की उम्र लंबी हो पाएगी? आज बहस इसी मुद्दे पर। और इस बहस में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं जाने माने पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ श्री विनोद शर्मा। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व पत्रकार और राजनीतिक मामलों में गहरी समझ रखने वाले आशुतोष। कांग्रेस के प्रवक्ता सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ हैं, जो ये बताएंगे कि उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है क्या सही हो रहा है। लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे कि इंदिरा गांधी की सरकार के समय में जब 50 बार राष्ट्रपति शासन लागू किए गए थे, वो सही थे या नहीं थे। हमारे साथ पत्रकार हर्ष रंजन भी हैं। राजनीतिक और आर्थिक मामलों पे इनकी दखल है। और अमिताभ सिन्हा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, एडवोकेट भी हैं। कानून के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार बीजेपी को क्या जल्दीबाजी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं कानून और संविधान के विशेषज्ञ केटीएस तुलसी जी। आप सभी लोगों का स्वागत है और सबसे ज़्यादा स्वागत है युवा पीढ़ी का, जो आज हमारे साथ मौजूद है और इस पंचायत में वो बताएंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो लोकतंत्र के हित में हैं या नहीं। इस बहस को शुरू करने से पहले राजनीति में एक जुमले का जो बहुत प्रयोग होता है उसको मैं सामने रखना चाहता हूं। आया राम गया राम। दल बदल के लिए इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। ये घटना 1966 की है संभवतः, और हरियाणा में एक विधायक थे, उनका नाम था गयालाल।
गयालाल जी पहले कांग्रेस में थे। एक दिन उन्होंने घोषणा कर दी कि अब कांग्रेस छोड़ के वो यूनाइटेड फ्रंट में जा रहे हैं। फिर उसके बाद मुख्यमंत्री कांग्रेस के प्रमुख नेता राव वीरेंद्र सिंह, वो उनको लेकर प्रेस क्लब में पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, ये गया राम नहीं, अब आया राम है, यानी कांग्रेस में आ गए हैं, वापस लौट आए हैं। लेकिन अगले दिन गया राम जी फिर आया राम हो गए दूसरी पार्टी के लिए, यूनाइटेड फ्रंट के लिए। यानी एक 24 घंटे में 3 बार अधिकृत रूप से दल बदलने का ये एक रिकॉर्ड है। हरियाणा का ही एक दूसरा रिकॉर्ड है। मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी। जब जनता पार्टी की सरकार आई तो पूरी सरकार के साथ वो जनता पार्टी में आ गए, और फिर जब कांग्रेस की वापसी हुई तो सारे विधायकों के साथ चले गए कांग्रेस में, और इस तरह वो मुख्यमंत्री बने रहे। तो इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। अभी जो कुछ अरुणाचल में हुआ वो भी काफी गंभीर बात है। विधानसभा की बैठक विधान भवन में नहीं बुलाई गई, एक और जगह पे बैठक बुला के एक नए अध्यक्ष को चुन करके और चुपके से कांग्रेस की सरकार गिराकर बीजेपी की सरकार बना दी गई है। तो ये जो सिलसिला है वो लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है। और इस पर सबसे पहले मैं तुलसी साहब आपसे जानना चाहूंगा कि आज जब दल बदल कानून बन गया है, काफी सख्त हो चुका है, उसके बाद भी जिस तरह से उत्तराखंड में 9 विधायक कांग्रेस छोड़कर बाहर आए और फिर सरकार गिराने की कोशिश की गई, क्या ये संविधान सम्मत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जब 10th शेड्यूल संविधान में लाया गया, उसके बाद ये उम्मीद की जाती थी कि ये संवैधानिक पाप जो है इसमें रोक लगेगी। बहुत बार देखा गया कि जो भी डिफेक्शन करते हैं, बदलते हैं, जनता आमतौर पे उनको काफ़ी सबक सिखाती है, मगर हमारे नेता फिर भी कई बार समझते नहीं हैं कि ऐसी कार्रवाई जैसी की जा रही है, अगर इस ज़बरदस्ती से इस तरह से सरकारें गिराई जाएंगी विपक्ष की, तो जनता उनको माफ़ नहीं करती है। इसीलिए इसके ऊपर काफ़ी रोक लग गई थी। केंद्रीय लीडरशिप ने ये देखा कि जैसे ही ऐसी कार्रवाई करते हैं, उस प्रदेश में जब भी इलेक्शन होती है तो वो बहुत कड़ा मुंह तोड़ के जवाब देते हैं। बिल्कुल, जीतन राम मांझी के रूप में जो बिहार में हमने देखा था, तुलसी साहब मैं फिर आपके पास आता हूं, लेकिन उसके पहले अमिताभ सिन्हा जी, बिहार में बीजेपी को झटका लगा, जीतन राम मांझी को तोड़ लिया आपने, और तोड़ करके कोशिश की कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनका गठबंधन बुरी स्थिति में आए। उसके बाद भी ये 2 घटनाएं, एक अरुणाचल की घटना और उसके बाद उत्तराखंड की घटना, जिसमें कि फिर से बीजेपी ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझकर कदम नहीं उठा रही है। शैलेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद और बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस पैनल में बुलाया, जो बहुत संतुलित पैनल है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहाँ पर केटीएस तुलसी साहब से लेकर के जितना ऑल वर्सेस वन है, और मुझे लग रहा है कि मुझे अकेले अपने दम पे अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बाकी सब एक पक्ष के हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात आपको कहूँ, जो आपने कहा शुरू में शैलेश जी, ये विषय आज का है, जो उसमें दल बदल कानून भी है, उसमें राष्ट्रपति के जो शासन की जो घोषणा होती है उसके ऊपर में भी आपने बहुत विशद चर्चा का जो है स्वरूप रखा है। लेकिन इसमें यदि इसको आप केंद्रित कर देंगे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के आपके द्वारा घोषित किए गए कुकृत्यों की, इन्वर्टेड कोमा में बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि आप अपने दायरे को संकीर्ण कर रहे हैं शैलेश जी। अभी इसको दायरे को बड़े ही रहने दीजिए। मैं आपको एक अनुरोध करता हूँ, यहाँ देखिए, जो इस शुरू करते हैं उत्तराखंड वाले क्राइसिस से, फिर उसके बाद सारे आएंगे,
बाद में आपने सुलेमान साहब को कहा भी कि जो 50 इंदिरा गांधी के शासन में पहली बार जब उन्होंने केरल की निर्वाचित सरकार को गिराया था और वो उस समय से एक स्वर्णिम इतिहास शुरू हुआ निर्वाचित सरकारों को गिराने का। देखिए यहाँ पर उसके बाद जब ये घटनाएं हुई उसके बाद बहुत सारे ऐसे संविधान में, हमारे यहाँ का जो संविधान और प्रजातंत्र है इस पे बहुत आस्था होनी चाहिए क्योंकि ये एक सेल्फ करेक्शन मोड में ये हमेशा रहता है। और एसआर बोम्मई केस में जो बहुत फेमस 1994 का एसआर बोम्मई केस था, 9 सदस्यीय पीठ ने, जो संविधान पीठ ने जो फैसला दिया है वो ऐतिहासिक है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चेक एंड बैलेंस को क्रिएट करती हैं और ऐसी सिचुएशन ना आए जहां पर कि गलत तरीके से किसी सरकार को गिराने की जो स्थिति पैदा हो। ये एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे से रखा है उसको। और एविडेंस के लिए जब बात आई यहाँ इस हाईकोर्ट में, तो मैं अब हाईकोर्ट की इस ऑर्डर पे जाता हूँ जो जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब ने जो फैसला दिया है। मुझे लगता है कि उस फैसले में एक वकील के नाते भी और आम नागरिक के नाते भी बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं। मैं चूंकि एक लॉयर हूं, जब हम लोग एसएपी फाइल करते हैं तो हम लोग बहुत आसानी से बोलते हैं कि हाईकोर्ट के मैटर में जो इट इज़ बैड इन लॉ, इरेनुअस एंड बैड इन लॉ। तो मैं बोलता हूं कि ये जो जजमेंट है जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब का, वो बेस्ट साहब का भी नाम लीजिए ना उसमें। किसमें? बेस्ट साहब का। नहीं, वो आप गलत, फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं। मैं आशुतोष जी, आप में इतनी यदि धैर्य हो और शालीनता हो कि आप अपने टर्न का वेट करें तो मुझे लगता है अच्छा होगा, क्योंकि आपके बारे में परिचय दिया गया है या कि आप बड़े विचारक किस्म के व्यक्ति हैं। मैं माफी चाहता हूँ। का भी नाम लीजिए। नहीं, तो आप लीजिएगा ना, आप बोलिए, आपके टर्म में आप बोल दीजिएगा कि अमिताभ सिन्हा ने छोड़ दिया था वो। मैं आपको ये शालीनता थोड़ी सिखाऊंगा। नहीं, करेक्ट आप अपने टाइम में कर दीजिएगा ना, आपको मौका देंगे शैलेश जी, आपको उनकी निष्पक्षता पे भरोसा नहीं है। और जस्टिस बिस्ट दो लोगों का फैसला था जी। देखिए, हम लोग जब बात करते हैं लीगल टर्म में, ये लॉयर नहीं है, मैं आपको बताऊं, जब ये बात होती है तो उसमें हेडेड बाई जो जज होते हैं उन्हीं का नाम होता है आमतौर पर। इसलिए मैं और ऐसा नहीं होता सर, आप ये कह सकते थे कि डीबी ने दिया, जस्टिस जोसेफ की डीबी ने दिया। नहीं, वो ठीक है, लेकिन मैं क्यों आप लोगों को परेशानी क्यों चीफ जस्टिस का नाम लिया जा रहा था? मुझे ये देखिए, ये मैं एक चैनल पे 2 दिन पहले था, वहां पर जब ने नाम लिया तो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कह रहे हैं क्या ये तो कम्युनल बना रहे हैं। मुझे उस वक्त आश्चर्य हुआ इस बात से कि हर चीज को सांप्रदायिकता, आप उसको सेकुलर बना रहे हैं दरअसल। नहीं, आप लोग सेकुलर हैं इन्वर्टेड कॉमा में। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, देखिए विषयांतर करें आशुतोष जी, मैं कह रहा हूं कि जस्टिस के.एम. जोसेफ साहब की जो अध्यक्षता में जो जजमेंट हुआ, उस जजमेंट में जो सबसे बड़ी खामी है, मैं ये कहता हूं कि जब कहा गया भारत सरकार के वकील के जरिए कि इसको आप स्थगित कर दीजिए ताकि हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम दायर कर सके इसकी अपील, तो आम शालीनता के आधार पर हाईकोर्ट अपने फैसलों को, जिसको कहते हैं लीव टू अपील, इसको वो फाइल करने का मौका देता है। लेकिन पूर्वाग्रह शायद इतना रहा होगा, उन्होंने कहा नहीं, हम लोग इसको किसी भी तरीके का कोई स्थगन नहीं देंगे और आप लोग जाके ये उसके बाद क्या हुआ आप देखिए, हरीश रावत जी मुख्यमंत्री बन गए और कैबिनेट के डिसीजंस लेने लगे। कितना हास्यास्पद है ये उस हाईकोर्ट के ऑर्डर के कारण उपजा हुआ, पैदा हुआ एक बहुत ही जिसको कहते हैं असंतुलित स्थिति थी। मैं अब बात करता हूं कि जो भी स्थिति पैदा हुई, अमिताभ जी, हरीश रावत जी ने अभी ये जो आपने सवाल उठाया, मैं आपके पास फिर आऊंगा। ये जो सवाल आपने, मैं आ रहा हूं, मैं कानूनी दायरा, एक मिनट कानूनी दायरा है सिर्फ। देखिए, अब जब ये मामला वहां से जब सुप्रीम कोर्ट में आया है, तो सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद में उन्होंने क्या कहा है कि पहले हाई कोर्ट अपनी रिटर्न जो जजमेंट है वो तो पहले दे। रिटर्न जजमेंट अभी तक नहीं आया है, जो जजमेंट आएगा जिसके बेसिस पर उसका इवेल्युएशन होगा। उन्होंने वर्बल जजमेंट दे दिया और उसके बाद चले आए दिल्ली। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने संगीन मामलों में इस तरह के जो व्यवहार है हाईकोर्ट का नहीं होना चाहिए। लेकिन हरीश रावत जी को क्या कहना है, जरा एक बार देखते हैं हम पहले कि अभी उन्होंने क्या कहा, क्यों इतनी जल्दीबाजी में है वो, क्यों जल्दी फैसला ले रहे हैं, जरा देखते हैं अभी उन्होंने कुछ कहा है जी। केंद्र सरकार हाईकोर्ट के आदेश की रिटर्न कॉपी के बिना सुप्रीम कोर्ट जा सकती है और हरीश रावत से कहा जाता है कि तुम जो है तुमने उस आदेश का पालन क्यों कर लिया, क्योंकि वो तुमको लिख करके अभी आया नहीं था, उसकी रिटर्न कॉपी तुम्हारे पास नहीं आई थी। जिस यार्डस्टिक से मोदी सरकार अपने अटॉर्नी जनरल के माध्यम से हाईकोर्ट में प्रस्तुत, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, हरीश रावत ने भी उसी आदेश का सम्मान करते हुए अपने कर्तव्य का पालन किया है।
जल्दी में हूँ। जो व्यक्ति ये महसूस करता हो कि मेरे राज्य का लगभग 1.5 महीना खराब हो गया और आगे क्या पूरा डेवलपमेंट का लाइनअप खराब हो गया, तो मुझे तो पहले 25 घंटे मिले। मुझे अफसोस इस बात का कि मैं 25 घंटे में 25 निर्णय क्यों नहीं ले पाए, और अब मुझे यदि 25 मिनट मिलेंगे तो मैं 25 मिनट में 25 निर्णय लूं। T20 में कहा जाता है, 2020 में कहा जाता है केवल जवान लोग चलते हैं, लेकिन मैं और महेंद्र ये अनाउंस करने के लिए आए हैं कि ये तो जवान आदमी हैं, मोदियाल जी जो है, हम ये कहने के लिए आए हैं कि ऐसी T20 में हम जैसे जो है बूढ़े भी चल जाएंगे 70 साल बाद। आप जरा हमारी बैटिंग का भी आनंद लीजिएगा। बूढ़ों का 2020। अमिताभ जी 1 मिनट में विनोद जी से जरा एक बात का वो जवाब दे रहे थे जी, 1 मिनट में आपके पास फिर अभी यही आता हूं। कहूंगा कि देखिए ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर में यदि ये कमेंट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि इन्होंने गलत किया है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बताया ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इसलिए स्टे किया है क्योंकि जजमेंट की कॉपी नहीं है। Exactly. फॉर दिस सोल रीजन। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता था, डन एनीथिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। देखिए सुलेमान साहब, आप भी वकील हैं, हमने भी देखा क्या हुआ है कल सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के विजडम के ऊपर में क्वेश्चन मत लगाइए सर। 27 को मेरिट पे बात होगी, अभी तक मेरिट पे कोई बात नहीं हुई है। मेरिट पे लेकिन हरीश रावत ने जो कहा की कॉपी नहीं है, फैसले के मेरिट पर कभी भी विचार किया जा सकता है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है। अगर ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाता कि किसी कोर्ट के फैसले की तो आप गलत क्यों कह रहे हैं, तो फिर हम जा ही नहीं सकते। ये नैतिकता का तकाजा नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। मैं फिर आऊंगा विनोद जी। जिस तरह से घटनाएं मोड़ ले रही हैं, भारतीय राजनीति में नई चीज नहीं है। हम एक तरफ से जो कुछ उत्तराखंड में हो रहा है उसको भी एक नजर से देखना चाहते हैं, और जो होता रहा है और जो प्रिकॉशंस लिए गए कि दल बदल का कानून आया। पहले कोई भी व्यक्ति दल बदल कर सकता था, फिर कानून बना के कम से कम 1/3 लोग कर सकते हैं, फिर उसको बदल के 2/3 के लिए किया गया, और आज भी दल बदल के रास्ते निकाल दिए जाते हैं। अरुणाचल देखिए तो जो बागी हैं वो विधानसभा में ही नहीं गए, और जहां पर उन्होंने बैठक की राज्यपाल ने उसको मान लिया। तो ये स्थितियां जो हैं, शायद जो इंटॉलरेंस की स्थिति थी कि 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने सीपीआई की सरकार को केरल में सिर्फ इसलिए भंग कर दिया कि वो कम्युनिस्टों को नहीं चाहते थे। सरकार के पास बहुमत था, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब नहीं थी, जितनी बातें संविधान में की गई थी वो सब नहीं था। लेकिन ये सारे इतिहासकार मानते हैं कि नेहरू का कम्युनिस्टों के प्रति इंटॉलरेंस था, जिसके चलते कि उन्होंने केरल की सरकार को बर्खास्त किया, और वही आज दिख रहा है। मैं मानता हूं इस बात को कि ये पंडित जी के राजनीतिक जीवन में एक बड़ा भारी सवाल था, क्योंकि नंबूदरीपाद की जो सरकार थी कम्युनिस्टों की, वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड से बाहर डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में पहली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, और इसलिए बहुत खूबसूरत था वो नमूना, और उसको चलता किया पंडित नेहरू ने। और ये बात भी सच है कि परस्पर उसके बाद इस कानून का दुरुपयोग हुआ 356 का। देखिए, एक थोड़ी सी भूमिका बता दूं कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विद फेडरल कैरेक्टर्स। वो फेडरल कैरेक्टर्स कैसे आए हैं? वो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स से फेडरल कैरेक्टर्स आए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री की ये जो सरकार चल रही है मोदी जी का सबसे बड़ा स्लोगन था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड टीम इंडिया। अब वस्तुस्थिति यह है कि ये पॉपुलर परसेप्शन की बात है। अगर लीगल नाइसिटीज, जैसे कि मेरे दोस्त अमिताभ समझा रहे हैं, ये लोग लीगल नाइसिटीज नहीं समझते हैं। लोग ये समझते हैं कि क्या एक चुनिंदा सरकार को गिराया गया, या उसको धक्का दिया गया, या उसको लड़खड़ाया गया। जस्टिस ध्यानी ने तय कर दिया था कि वोट कैसे होगा। एक दिन पहले केंद्र ने बिना गवर्नर की रिपोर्ट के, गवर्नर की 8 रिपोर्ट थी, उसमें किसी एक रिपोर्ट में उसने 356 की बात नहीं की, किसी एक रिपोर्ट में उसने ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी की बात नहीं की, विच इज द ओनली रीजन ऑन विच यू कैन सेंड अ गवर्नमेंट पैकिंग। उन्होंने नहीं बात की, 8 रिपोर्ट में नहीं की। तो जब डिस्कशन हो रहा था कोर्ट में डिवीजन बेंच के सामने, और डिवीजन बेंच मतलब नॉट जस्ट जोसेफ अलोन बट ऑल्सो जस्टिस बिश्त। मैं इसलिए कहता हूं जस्टिस का अकेला नाम ठीक नहीं है, क्योंकि जब 2002 में लिंगडो साहब इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जब वो वहां गए थे, तो एक ऐसा अखबार जिसका रुझान भाजपा की तरफ है,
उन्होंने हेडलाइन में लिखा था जेम्स माइकल लिंगडो। देखिए, इतिहास हम लोग याद रखते हैं, आप लोगों को भी रखना चाहिए। इस देश को दिशाविहीन ना किया जाए। किसी भी केंद्र ने जो सरकार गिराई है गलत है। इंदिरा गांधी ने गिराई गलत है, पंडित जी ने गिराई गलत है, चौधरी चरण सिंह ने गिराई गलत है। आप बात करते आया और गयाराम की। आया गयाराम में तो बहुगुणा जी सीनियर भी थे, हेमंती नंदन बहुगुणा इनके पिताश्री जी, बिल्कुल। और दूसरा जॉर्ज फर्नांडिस। हमने अपनी आंखों से उनको पार्लियामेंट में खड़े होके मोरारजी देसाई की सरकार के बारे में बेहतरीन शब्द कहते हुए सुना है, और शाम तक चौधरी साहब पहुंच चले, सरकार गिर गई जनता पार्टी की। इतना सुंदर एक्सपेरिमेंट 2 पार्टी सिस्टम इस देश में होता, जनता पार्टी होती, कांग्रेस होती, और लोगों के मन में कोई दुविधा नहीं होती। एक सरकार बुरी थी तो दूसरी चुनते, दूसरी बुरी थी तो पहले वाली चुनते। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? आयाराम और गयाराम से। और जब 94 में बोमई साहब को सैल्यूट करना चाहिए आज हमको बैठ के, उनकी सरकार गिर गई, उसके बाद इलेक्शन हो गए, उसके बाद दूसरी सरकार बन गई। वो इलेक्शन वो लड़ते रहे केस कोर्ट में, और उन्होंने वो जजमेंट दिलवाया हमें सुप्रीम कोर्ट से जिसने इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल को जस्टिसिएबल कर दिया। बिल्कुल, कि उस पे जजेस बैठकर चिंता कर सकते हैं और फैसला दे सकते हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं 27 तारीख का कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है। उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास केस जाना चाहिए, क्योंकि बम्बई केस वाज अ 9 जज बेंच, और हमें आशा है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको दिशा मिलेगी। एक मैं आता हूं आपके पास। एक मुद्दा यह है कि कानूनी क्या स्थिति है, और दूसरा मुद्दा यह है कि क्या सचमुच केंद्र सरकार जल्दीबाजी में थी? गवर्नर की रिपोर्ट में नहीं था, लेकिन एक चीज को मुद्दा बनाया जा रहा है बार बार, और अगर ये सही है तो क्यों नहीं इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? वो ये कि एक स्टिंग ऑपरेशन में मुख्यमंत्री हरीश रावत को, उस समय के मुख्यमंत्री को, ये कहते हुए सुना गया कि आप पैसे दे दो, आप बाद में कमा लेना, मेरे पास पैसे नहीं। तो विधायकों की खरीद फरोख्त की बात यहाँ आती है आशुतोष जी। देखिए शैलेश जी, 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो जो हमारे काबिल दोस्त हैं, कभी कभी मुझे लगता है कि देश के बारे में भी सोचना चाहिए। अपनी राजनीति, अपनी विचारधारा को लेकर सोचना बड़ी बात है, लेकिन देश के बारे में सोचिए। जब आप किसी जज का नाम लेकर उनके धर्म विशेष पर अगर हमला करते हैं तो आप देश का नुकसान करते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है। जो जेम्स माइकल लिंगडो के बहाने से जो बात कहने की कोशिश की गई पूरे देश के अंदर, आज वही बात जस्टिस जोसेफ का नाम लेकर इस देश में कहने की बात की जा रही है। और जो लोग ये कह रहे हैं, इतिहास उनको कूड़ेदान में फेंकेगा, क्योंकि ये देश बहुत धर्म भीरू देश है, टॉलरेंट देश है, यहाँ इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं। आप जुडिशरी का सांप्रदायिकरण बंद कर दिए इस बारे में। ये बहुत खतरनाक बात है, और हमारे दोस्त इसको समझेंगे नहीं, क्योंकि इनको ऑर्डर ऊपर से मिल रहा है, जो वहां से आ रहा है वो कह रहे हैं। दूसरी बात, इस पूरे मसले के अंदर मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देना चाहूंगा। दिल्ली में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे शेर सिंह डागर। जब राष्ट्रपति शासन, यहां गवर्नर का शासन था, उस वक्त इनके शेर सिंह डागर बीजेपी के उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी के विधायक को खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए दे रहे थे। तो उस स्टिंग का याद इनको आज नहीं है कि जब आप आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़कर दिल्ली के अंदर गैर राजनीतिक और गैर संवैधानिक तरीके से अपनी सरकार बना रहे हैं। प्रॉब्लम कांग्रेस और बीजेपी की यह है कि जो काम कांग्रेस कर चुकी है उसी का गुण इकट्ठा करके, अवगुण इकट्ठा करके आज बीजेपी इस देश के अंदर शासन को लाना चाहती है, कांग्रेस मुक्त बनाना चाहती है। प्रॉब्लम उसमें है कि आखिर कांग्रेस के 9 विधायक क्यों टूटे, यह सवाल भी कांग्रेस को पूछना चाहिए। क्या इनको पैसे दिए गए? क्या ये सत्ता के लालची थे? क्यों? सबसे बड़ा सवाल इस बात को लेकर। और मुझे लगता है कि जब तक आप गवर्नर की भूमिका, जो विधायकों का जो चुनाव के दौरान जो चयन होता उस पर, और केंद्र के अंदर बैठी हुई सरकार के रवैये पर जब तक चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा अधूरी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं अपने काबिल दोस्त को कहूंगा, कृपया जुडिशरी का सांप्रदायिकरण ना करें, धर्म के आधार पर जजों का आकलन करना बंद कर दें, अन्यथा देश आपको माफ नहीं करेगा। अमिताभ जी, ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए मैं चाहूंगा बहुत संक्षेप में आप। मैं संक्षेप में ही बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे ही जल्दी जाना है। ये सबसे पहले तो मेरे काबिल दोस्त, शायद मेरा नाम भूल गए हैं, हम लोग पुराने मित्र हैं आशुतोष, मैं काबिल दोस्त लॉयर्स बोलते हैं, लेकिन मैं इनको इतना बता दूं कि आपने जो इनको प्रश्न किया उसकी इन्होंने चर्चा ही नहीं की, और ये राजनीतिक जवाब देते रहे।
मैं इनको हमेशा बताना चाहता हूं कि हर चीज अभी मैं बता रहा था इनको, हर चीज को राजनीति से मत देखो। और दूसरी बात, जो ये ताली बजवाने लायक जो भावनात्मक मुद्दे और जो भाषणबाजी कर रहे हैं, मैं इनको एक मिनट अब शालीनता रखो यार। आशुतोष, उंगली उठाना सीखो। आशुतोष, उंगली उठा के बात करो और गंभीर बात में हंसो मत। जनता में भी अब आपको ऑब्जेक्शन हो रहा है। नहीं, भाई नहीं, इनके लिए भी ताली बजा दीजिए एक बार। नहीं, आप लोग गंभीर मुद्दों को भटकाने के लिए एक बहुत ही महारथी हैं। मैं लेकिन शैलेश जी की बात का जवाब दूंगा, आप फिर विषयांतर करा रहे हैं। आशुतोष, गंभीरता सीखो आप। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो प्रश्न गंभीर है तो उसको गंभीर जवाब दो ना। अब यदि किसी का नाम कुछ है, उस नाम को बोलना, दीपक मिश्रा, जस्टिस दीपक मिश्रा ने यह फैसला दिया, तो क्या जस्टिस दीपक मिश्रा के मतलब है क्या किसी ब्राह्मण ने फैसला दिया? ये इनका चश्मा है। चुप रहो यार, ये तो ये बहुत ही अशालीन आदमी है। ये इनकी समझ है। अब आप देख लीजिए। नहीं, आप पत्रकार हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी शालीनता आपको होनी चाहिए थी कि आप समझें कि कहां टोका टाकी करनी चाहिए, कहां नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप भूल गए राजनीति में आके। मैं आपको इतना कह रहा हूं कि अपना टर्म वाली याद करो ना यार, कि तो तुमको बोलने का मौका दिया जाएगा यार। आशुतोष, देखिए, हर चीज को हमेशा एक सांप्रदायिकता की जो चश्मे से देखने की आदत है ना, जो अभी हमारे दोस्त हैं, वरिष्ठ भी हैं, विनोद शर्मा जी, जो कि पत्रकार तो हैं लेकिन और भी बहुत कुछ हैं, और साथ में हमारे आशुतोष जी जो भी पत्रकार हैं, ये तो आगे राजनीति में, मेरा सवाल लेकिन मैं एक चीज मैं खत्म कर रहा हूं। सुनिए शैलेश जी, तुरंत मेरे ऊपर में बहुत बड़ा आरोप लगा है, मेरे ऊपर में आरोप लगा है, नहीं, मेरे ऊपर में आरोप लगा है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने जस्टिस के.एम. जोसेफ का नाम ना सिर्फ लिया इसलिए क्योंकि उनके द्वारा हेडेड ये फैसला था जो गलत था, और इसमें यदि इन लोगों को सांप्रदायिकता दिख रहा है तो इनके अंदर में वो कमी है। वो तो है, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? इनमें कमी है, लेकिन इसका मतलब क्या है? बिल्कुल इनमें वो कमी है। लेकिन मेरा सवाल ये कह रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब पर आप आ जाए कि पहले दल बदल कराना, एक राजनीतिक संकट पैदा करना, अरुणाचल और उत्तराखंड दोनों में यही देखा गया। शैलेश जी, यदि किसी दल में कोई किसी तरह का विघटन होता है तो उसके लिए विपक्ष को सीधा उंगली उठा देना मुझे लगता है कि बहुत ही एक ओछी मानसिकता है। यदि वहां कोई असंतोष होगा, जब जैसे बहुगुणा साहब हैं, हेमवती नंदन बहुगुणा के बेटे हैं, और साथ में वो एक आदरणीय व्यक्ति तो रहे हैं, कभी तक उनके ऊपर में कोई उंगली भ्रष्टाचार का नहीं उठा था। मैं इसलिए नहीं जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, अब मैं अच्छा देख लीजिए, मैं इनकी बात के ऊपर मैं उंगली उठाता हूं, लेकिन ये बीच में इन लोग को ये पत्रकार है, शालीनता क्यों नहीं सीखते? आप गलत बात कर रहे हैं, आप उंगली उठा के अपने टर्म को मांगिए ना। अमिताभ जी, अपने टर्म को मांगिए। मैं इतना कह रहा हूं कि देखिए किसी भी विपक्ष के ऊपर में तुरंत आरोप लगा देना कि उसने सामने वाले पार्टी के में तोड़फोड़ की है, मुझे लगता है अपने कमजोरी को खुद आकलन करना चाहिए कि उसके अंदर में क्या कमियां थी। पहली बात तो यह। दूसरी बात मैं ये मानता हूं कि देखिए, जो एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर फैसला दिया है, और साथ में जो 10th शेड्यूल बना है, जिसको 2002 में जब वाजपेयी सरकार थी तो उसने इतने अच्छे से डिफाइन करा दिया है कि डिफेक्शन अब लगभग नामुमकिन हो गया है। उस केस में इसका एक कानूनी जवाब नहीं। अरे यार चुप रहो ना यार चुप रहो, ये बीच में बोलता है। तो मेरा ये कहना है कि ऐसे में हम लोगों को उसके न्यायिक पहलू के ऊपर में क्या विचार होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है, उस पर हमको इंतजार करना चाहिए। और जो राष्ट्रपति शासन लगा भी है, हम लोग यदि इस पे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में प्रश्न चिन्ह लगाने लगे कि सुप्रीम कोर्ट जिसने एसआर बोमई के जैसा फैसला दिया, शायद वो अभी और अच्छा फैसला देगा और क्लैरिफिकेशन आएगी, लेकिन इसमें यदि तुरंत राजनीति देखना और सांप्रदायिकता देखना, मुझे लगता है ये नीचता है, ये घटियापन। चलिए, मैं जरा एक बार सुलेमान साहब से हमारी जनता देख रही इनके भाषा को, लेकिन सुलेमान साहब देख रहे ना भाषा का इस्तेमाल। मैं आपसे रुक जाइए एक मिनट में आपके पास आता हूं। सुलेमान साहब, ये तो साफ दिखता है कि अरुणाचल में दल बदल हुआ, कराया गया, उत्तराखंड में भी कराया गया, लेकिन कांग्रेस पाक साफ नहीं है। न जाने कितनी बार कितनी पार्टियों को कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने तोड़ा। दरअसल ये जो तोड़फोड़ की राजनीति है उसकी नींव कांग्रेस के महान नेताओं ने रखी, तो अब क्यों ऐतराज हो रहा है आपको? देखिए शैलेश जी, तारीख में क्या हुआ अभी विनोद शर्मा जी ने बड़े तफसील से बताया। सन 94 में बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात आपको एक वे दे दिया, मार्गदर्शन दे दिया कि अब आप इस तरह से करेंगे, जहां पर कोई शुबा है कि सरकार माइनॉरिटी में है या मेजॉरिटी में है, अल्पमत में है अगर सरकार, तो बेस्ट उसका तरीका है आप फ्लोर टेस्ट करा लें।
बोमई केस के बाद ये बात तय हो गई। तो अगर कभी भी किसी को लगे कि सरकार का जो है माइनॉरिटी में आ गई है मेजॉरिटी से, तो आप फ्लोर टेस्ट करा लें। 18 तारीख को 19 तारीख को ये बात तय हो गई कि 27 को फ्लोर टेस्ट है। और बोमई केस में यह भी कहा गया है कि एक बार फ्लोर टेस्ट डिक्लेयर हो गया कि होना है तो आप प्रेसिडेंट रूल ना लगाएं। सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर और द प्रेसिडेंट इज नॉट नेसेसरी, देन इट्स नॉट एप्रोप्रिएट। सो आपको फ्लोर टेस्ट कराना चाहिए था। क्या ऐसी बात थी जब आप कहते हैं कि हमारी सरकार अल्पमत में आ गई थी 18 तारीख को, तो आपने क्यों फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले 27 तारीख को प्रेसिडेंट रूल लगा दिया? आप क्यों इतने परेशान हुए? क्योंकि असल में सरकार बहुमत में थी। एक आपको एग्जाम्पल देता हूं, महाराष्ट्र में फडणवीस जी की गवर्नमेंट का बहुमत तय होना था 2014 में जब सरकार बनी। 123 विधायक थे, शर्मा जी थे नहीं थे, 123 विधायक थे और 145 पे सरकार बनना थी 288 की असेंबली में। वॉइस वोट से जबरदस्ती इन्होंने फ्लोट बहुमत साबित किया। हम हाई कोर्ट गए जबकि बहुमत साबित नहीं हुआ था। हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि वॉइस वोट से बहुमत साबित हो सकता है। हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। हमें सत्ता की भूख नहीं थी कि हम सुप्रीम कोर्ट जाते। इसमें भी स्पीकर का डिसीजन फाइनल है। असेंबली में स्पीकर ने कह दिया कि वॉइस वोट से बिल पास हो गया। आज तक स्पीकर का वो डिसीजन चैलेंज नहीं हुआ। वो आज भी डिसीजन जहां आपको यानी कांग्रेस को सुविधा होती है वहां तो आप उस मुद्दे को उठाते हैं। बिहार में क्या हुआ था? अब अच्छा एक बात बिहार और में बताइए। क्या हुआ था? कांग्रेस को इस पर भी चिंतन करना चाहिए। लेकिन एक पहले बात जनता से एक सवाल लेते हैं। एक बात जी। और कह दूं, बहुत मोटी राजनीतिक बात है। मैं ये कहना चाहता हूं, ये पूरा जितना भी मामला है, सभी लोग बोले इस पे, ये सिर्फ इनटॉलरेंस वाली बात है। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल करके उनको गिराने की एक साजिश है। क्या कहा है उत्तरांचल हाई कोर्ट ने? तो मतलब यू आर ट्राइंग टू कट द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही हमाम में हैं। देखिए हम ये कहते हैं ऐसा तारीख में लगता क्या है हुआ कि उन्होंने सबको मालूम है। उन्होंने भी शर्मा नहीं जी छोड़ा। ने भी बताया, आपने भी कहाँ बताया। छोड़ रहे हो 94 आप? के बाद एक मार्गदर्शन है, मैं उस पर चलिए चलना एक जनता का सवाल फ्लोर लेते हैं, टेस्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरे सवाल अमिताभ सर से। सर आपने बीजेपी ने एक हाई कोर्ट का रिटर्न फैसला आने का वेट क्यों नहीं किया कि आप सुप्रीम कोर्ट चले गए? सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। देखो, आपको एक चीज़ पहले पता होना चाहिए कि जब कोई भी एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर कि संवैधानिक संकट हो, सबसे पहले एक ध्यान ये देना है कि 18 तारीख को क्या हुआ वो आपको पहले देखना होगा। 18 तारीख को जो मनी बिल होता है ना, जो एप्रोप्रिएशन बिल था, वो गिर गया। सर वहां पर एक मिनट, आज तो स्पीकर ने मेरे बोलने तो दीजिए। आप देखिए, अगर आप कहेंगे गिर गया तो आपने चैलेंज किया होता है। स्पीकर ने कहा पास हो गया। क्या चैलेंज? आप मैं इंटरवीन करता हूं। जो असेंबली का फ्लोर होता है, ये पैनल डिस्कशन नहीं है। सर आप नहीं कह सकते गिर गया। आप पैनल स्पीकर ने डिस्कशन नहीं, फैसला करा कि वो पास हो गया। अपना मौका लीजिए, चैलेंज ही नहीं किया। मुझे बोलने दीजिए ना। आप कैसे कहेंगे? आप दोबारा गलत बात ना कहें, आप गलत बात ना कहें। बिल्कुल नहीं। अगर स्पीकर ने फैसला दिया कि वो पास हो गया वॉइस वोट से, तो बिल्कुल हो नहीं। गया। आपने जब चैलेंज क्यों नहीं किया हाई कोर्ट में अगर वो गिर गया? सुनिए, यदि उस फैसले को बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूं उस बात को। तो जो मनी बिल गिरने के बाद स्थिति वहां ये हो गई कि वो अल्पमत की सरकार के बाद 1 अप्रैल के बाद सरकार को वहां खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। वो एक संवैधानिक संकट है। उसके लिए जब वहां पर सरकार जो चुनी गई सरकार थी वो अल्पमत में थी। सरकार हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, उस हाईकोर्ट के फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला आ जाएगा तब वहां पर दोबारा वो बहाल हो सकते हैं। लेकिन उन्होंने उस दौरान में ना सिर्फ, चूंकि उनका स्टिंग आ चुका था, वो खरीद फरोख्त कर रहे थे और खुल के बोल रहे थे कि 5 करोड़ मेरे पास है। 5 करोड़ के बाद जो है तुम कमा लेना, मंत्री बनने के बाद में 25 नहीं तुम 30 कमा लेना। ये इतना बहुत ही स्पष्ट स्टिंग था जो रावत साहब ने दिया था। लेकिन उसमें उन्होंने ये भी कहा कि पैसा मेरे पास नहीं है। 5 करोड़ है। नहीं बोला 5 करोड़ तक मैं दे दूंगा। एक मिनट में मुझे उसका बात का जवाब देने दिया। ऑथेंटिसिटी हाईकोर्ट का फैसला गलत है। हाईकोर्ट ने कहा वो स्टिंग ऑपरेशन रेलेवेंट नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा वो स्टिंग ऑपरेशन इस मामले में रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि आपको ये देखना है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो हुए या नहीं हुए। आप क्या 356 सही लगा या नहीं लगा? आगे नहीं बोलने दूंगा। नॉट रेलेवेंट। मैं आपको आगे बोलने नहीं दूंगा। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। नहीं सर, मैं आपको नहीं बोलने दूंगा। मैं तो बिल गिर गया, मैं नहीं बोलने दूंगा आपको। ये मैं ये कह रहा हूं, आपको सुनना चाहिए कि देखो, जब सुप्रीम कोर्ट के पास कोई फैसला आता है, कोई आता है मसला, तो सुप्रीम कोर्ट को एक मौका मिलना चाहिए इवेल्युएट करने के लिए। इस बीच में शालीनता यही थी कि वो इंतजार करते। ऐसा नहीं था
हरीश रावत के पास इंतजार करने के लिए एक थोड़ा सा समय चाहिए आप था। शालीनता सिखा रहे हैं, आपने कि स्टेबल गवर्नमेंट गिराने की साजिश कर ली पूरी, साजिश, और आप शालीनता सिखा रहे हैं। आप अपनी कमजोरी देखिए, आप अपने विधायकों को तोड़ रहे हैं, अच्छा तोड़ रहे हैं, तो आपका विधायक आपके साथ नहीं रहता है, आपका विधायक आपके साथ नहीं है, बड़े अच्छे लग रहे हैं। जी, मैं जरा एक बार हर्षरंजन जी, यही कारण है, यही कारण है अमिताभ जी, कि सुप्रीम आप जरा कोर्ट सबक के करें। फैसले तक वहां पर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री नहीं है। जिस दिन यदि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हरीश रावत हैं, उस दिन से वो फिर दोबारा मान लिया आके जाएगा। मुख्यमंत्री बन हर्षरंजन जाएंगे। जी, क्या ये इतना ही आसान मामला लगता है कि वो एक स्ट्रिंग आ गया, हालांकि उसकी ऑथेंटिसिटी अभी प्रमाणित नहीं है, अभी तक किसी पुलिस ने या अदालत ने उसकी जांच नहीं की है, और एकदम से सक्रिय हो गई केंद्र सरकार और रातों रात जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया? बिल्कुल चलिए जी, ये इतना आसान मामला नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी बिल्कुल साबित नहीं हुई थी। यहाँ उत्तराखंड के मसले पर काफ़ी चर्चा हुई और काफ़ी नोक-झोंक भी हुई, लेकिन मैं थोड़ा सा दूसरी बात कहना चाहूँगा। जो हरीश रावत जी का अभी बयान आया कि बुढ़ापे में भी 2020 खेल रहे हैं, दरअसल दूसरों की गलती गिनाने से अपनी गलती कम नहीं होती। इस पूरे प्रकरण को अगर देखें तो गलतियाँ कांग्रेस से भी हुई हैं और बीजेपी से भी हुई हैं। इसमें शुरुआती दौर से ही जिस मनी बिल की बात कर रहे हैं गिरने को लेकर, अगर वो मनी बिल गिर गया और उसके बाद संविधान के मुताबिक सरकार के पास कोई पैसे नहीं रहे राज्य को चलाने के लिए, उस वक्त भी जैसे यहां ये सुप्रीम कोर्ट गए, उस वक्त भी हाई कोर्ट जाया जा सकता था। गलती नंबर 1। कांग्रेस की भी गलतियां कम नहीं है। हरीश रावत जी कह रहे हैं कि रिटन आदेश हाई कोर्ट का नहीं मिला तो केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता? दोनों ने गलती की। 24 घंटे के अंदर, 24 मिनट के अंदर वो जितने फैसले लेने चाहते हैं, ये फिल्मों में अनिल कपूर के तो ठीक है, एक दिन के मुख्यमंत्री ने कई फैसले कर लिए, कोई बड़े-बड़े फैसले नहीं है। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। मैं थोड़ा सा विषयांतर करके इस बात को ख़त्म करना चाहूँगा। बड़े हमारे विद्वान मित्र और पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं। दरअसल बीजेपी को भी यहाँ ये चीज़ सीखनी चाहिए कि वो भी 2020 ही खेल रही है, बहुत जल्दी जल्दी में कई फैसले कर रही है। बिहार की घटना आपके सामने है, जीतन राम मांझी, उसके बाद ह्यूज मेजॉरिटी के साथ नीतीश कुमार बड़े बड़े फैसले कर रहे हैं, शराबबंदी जैसे, वहाँ भी बीजेपी कुछ कुछ बोल के चुप हो जा रही है। मैं इन सबसे अलग एक उदाहरण दे रहा हूँ भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन का। कई बार उनकी टिप्पणी होती है इनडायरेक्टली बीजेपी की ओर। अभी उन्होंने कहा कि सरकार या हम लोग जो बहुत कूद रहे हैं कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है और भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर आ रही है, तो ये अंधों में काना राजा वाली बात है। तो ये एक तरीके से ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए। मेक इन इंडिया पे भी उन्होंने कुछ बातें ऐसी कही थी, बड़ा ही साफगोई से सटीक बोलते हैं, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, कहीं कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है उनका। इन सब चीजों से एक इंडिकेशन बीजेपी को और केंद्र की सरकार को जरूर लेना चाहिए। ये आर्थिक मामलों पर आपने टिप्पणी की, हालांकि रघुराम राजन जी ने बाद में सफाई दे दी कि ये जो उनकी बात, उनका जो पहला कथन था उसका जो मतलब निकाला गया, जिस तरह से उसको रखा गया, वो सही नहीं है और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है सही स्थिति में है, ठीक चल रहा है। एक बार केटीएस तुलसी जी से फिर बातचीत करते हैं। तुलसी साहब, एक चीज जो दिखाई दे रही है, जो दल बदल कानून बना, फिर उसमें संशोधन हुआ, 1/3 से 2/3 की व्यवस्था की गई और उम्मीद यही की गई थी कि विधायकों को तोड़ फोड़ करके सरकारें नहीं बदली जाएंगी। लगता है कि वो कानून जो 2/3 बहुमत से ही पार्टी टूटने की बात की गई, वो भी कानून जो है अब बेअसर दिखाई देने लगा है, क्योंकि विधायक खुलेआम, जैसे इसमें 9 लोग हैं, 2/3 होते नहीं हैं, उनकी सदस्यता जानी ही थी, उनको मालूम है अगर वो वोट करेंगे तो सदस्यता जाएगी तो उसके बाद चुनाव की स्थितियां आ सकती है, पर तब भी उन्होंने ये फैसला लिया। तो क्या वो कानून अब उतना सक्षम नहीं रह गया? मेरे को लगता है कि मुश्किल हमारे देश में ये है कि हम कानून देखते हैं और उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। हम जो संवैधानिक मॉरलिटी है उसको भूल जाते हैं। तो हम ये कहते हैं उसने ये किया था, मैं भी कर सकता हूँ। मगर मॉरलिटी ये होती है कि अगर उसने गलत किया भी है तो मैं गलत नहीं करूँगा।
अब बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो ये था कि 356 को हटा देंगे, हम 356 का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नारे के ऊपर ये आए, मगर कथनी और करनी में कितना अंतर हो गया कि दूसरे साल में ही एक के बाद एक सरकार को गिराने का मामला शुरू हो गया, और ये कह के जस्टिफाई करना कि कांग्रेस ने भी किया था। मेरे विचार में शायद जब से ये कानून आया उसके बाद बहुत सारी पार्टीज ने ये रियलाइज किया कि कानून का दुरुपयोग करेगा जो मॉरलिटी को छोड़ के सरकारों को गिराने की कोशिश करता है। हमारी इलेक्टोरेट, हमारे लोग नेताओं से ज्यादा समझदार लगते हैं, क्योंकि उन्होंने सबक सिखा दिया। जिसने भी ऐसी कोशिश की उन्होंने सबक सिखा दिया उनको, और इसलिए केंद्र की सरकार को समझ में आ गया कि अगर हम सरकारों को गिराएंगे तो उस प्रदेश में हम इलेक्शन हार जाएंगे, तो उन्होंने अपने हाथ को रोक लिया। मगर ये नई सरकार आई है, नए प्रधानमंत्री हैं, ये समझते हैं कि नहीं, इतनी इंटॉलरेंस है कि दूसरी कोई सरकार गले से नहीं उतरती है, कि दूसरी जाहिर सी बात है कि एक इंटॉलरेंस दिखाई देती है, और इसके साथ साथ ये भी दिखाई देता है कि बीजेपी को असल में विधानसभाओं में और राज्यों में सरकारों से ज्यादा राज्यसभा में बहुमत की जरूरत है, और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो विधानसभाओं से ही चुनकर आते हैं, और इसलिए जो बीजेपी की तड़प है, जो बौखलाहट है, उसको हम समझ सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, एक सूचना देना चाहूंगा कि अरुण जेटली जी, सुरेश प्रभु जी और राजीव प्रताप रूडी जी, ये तीनों लोग अभी थोड़ी देर पहले देहरादून पहुंच गए हैं, और वहां आगे की रणनीति क्या होगी उस पर शायद उनकी वहां बीजेपी के विधायकों से और बाकी लोगों से, पार्टी के नेताओं से बातचीत होगी। अमिताभ जी, बहुत संक्षेप में कहिएगा। मैं इतना ही कहूं कि देखिए, अभी जो तुलसी साहब ने कहा और जो उन्होंने मोदी जी पे ये टिप्पणी की, मुझे लगता है कि ये अभी सही नहीं है, क्योंकि वाकई में आदर्श स्थिति भारतीय जनता पार्टी की यही है कि वहाँ ये जो फेडरलिज्म है वो आदर्श तरीके से चले और 356 जो है वो ना लागू हो। लेकिन जहाँ खुले आम, मैं अब ये तो आप पार्टी के हैं, इन लोगों को स्टिंग को निगेट करना आता है, जब इनके ऊपर में स्टिंग हो जाता है तो कहते नहीं स्टिंग जो है वो गलती है। नहीं, एक मिनट सुलेमान जी, आप दोनों एक हैं, कांग्रेस और आप एक है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं कहां से एक हो जाएंगे? हमारी 0 सीटें हैं दिल्ली में, इसलिए तो आपने हमें हरा दिया। मुझे लग गया, देखिए आपको तीता लगा इसलिए क्योंकि मैंने आशुतोष के ऊपर नहीं, जायज बात है, हम भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं। आप थोड़ी सी समय की बहुत कमी है, थोड़ा बात को आगे बढ़ाएं। मैं इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, और आपने जहां कहा, मैं आपको एक थोड़ा सा हमली करूं, तुलसी जी ने कहा वो गलत है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं, लेकिन स्टिंग इतना खुलेआम है और उसके आधार पे यदि वहां खरीद फरोख्त हो रहा है, उसको यदि फ्लोर टेस्ट करें। अरे चुप रहे, नहीं बिल्कुल आप, अरे तो मैं नहीं बिल्कुल नहीं, इसलिए वो होगा, आप चिंता मत करिए। आपको जुडिशरी पे भरोसा नहीं है, आप यदि लॉयर होकर भी सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं करते हैं आप। चलिए एक बार इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो स्टिंग है, चले जी, देखिए ये गलत है, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की और ये अपनी बात करते हैं, ये गलत बात है। आप जल्दी से खत्म करें, इन्हीं को बोलने दीजिए, जल्दी खत्म करें। मेरी बात, मुझे जवाब देने दीजिए। तुलसी साहब ने कहा वो गलत है, क्योंकि वहां पर स्टिंग बहुत क्लियर था और इसकी वजह से रोक के फ्लोर टेस्ट की जरूरत होगी, वो होगा वहां पर, उसके लिए थोड़ा सा वक्त रखिए, धैर्य रखिए। और आपने जो कहा भारतीय जनता पार्टी को राज्यसभा मेजोरिटी के लिए सरकारें चाहिए, मैं आपको बता दूं, मेजोरिटी सरकारों से राज्यसभा की सीटें नहीं तय होती, मेंबर जितने होते हैं उन पे तय होती है। जाहिर सी बात है, जब सरकारें आ जाएंगी तो विधानसभा में जितने मेंबर होंगे वो इस, यदि मान लिया सरकार वहां गिर भी जाती है, उत्तराखंड में मान लिया यदि, तो वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद एक्स्ट्रा नहीं राज्यसभा का चुना जाएगा, उसके आगे चुनाव भी है, आगे चुनाव भी है। चलिए हम आपको इसको, ये जो स्टिंग हुआ उससे बात कर, जी 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 क्योंकि अगर आप स्टॉप वॉच लगा के देखेंगे तो इन्होंने शुरू में कहा था कि मैं अकेला हूं और बाकी सब एक तरफ हैं, तो आधे से ज्यादा प्रोग्राम में इनकी आवाज सुनाई देगी। इसीलिए क्योंकि आप लोग सब इसीलिए अब आप इतना बोल चुके हैं तो हमें समय दे दीजिए, हम भी बात करने। नहीं तो मैं आप लोगों को इंटरव्यू करूंगा, क्योंकि मैंने कहा था, अब मैं आप लोगों को इंटरव्यू सवाल पूछ लो। जी, मेरा सवाल ये है कि बार बार ये चर्चा हो रही कि स्टिंग ऐसा था,
क्या उस स्टिंग पर विश्वास किया जा सकता है? मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहता हूं कि ये जो प्रेसिडेंट रूल लगा था, ये केंद्र की एडवाइस थी प्रेसिडेंट को, उस पे लगा था। और केंद्र की एडवाइस प्रेसिडेंट को इस बात पे टिकी थी कि अप्रोप्रिएशन बिल जो पास हुआ है वो सही नहीं पास हुआ है और इसलिए ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है वहां पर। अब कोर्ट को ये तय करना है कि क्या ये जो कानून लगा, ये जो प्रेसिडेंट रूल लगाया 10th फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले, वो वाजिब था कि नहीं था। और जो तनकीद की है डिवीजन बेंच ने हाई कोर्ट की, उन्होंने कहा है कि सेंटर क्यों इंटरफेयर कर रहा है स्टेट्स के मामलों में। अरे विनोद जी किसको इंटरफेयर करना है? सेंटर के पास ये 356 का प्रोविजन एक बार पूरा करने दीजिए, फिर उसके बाद मैं मुझे भी बोलने दीजिए। जी मेरी बात सुनिए, ये गलत बोल रहे हैं, सुनिए, ये गलत बोल रहे हैं। 356 का प्रोविजन है हमारे पास सुनिए, समय की बहुत यार, कमी है please, अमिताभ जी, जरा एक बार जी प्लीज अंडरस्टैंड यार, जी लेट मी फिनिश माय जॉब। मैं आप देखिए, ऐसा है आप जी अब देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं अमिताभ को कि 356 में सेंटर हैज द राइट, सेंटर कैन एडवाइज द प्रेसिडेंट, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सेंटर ने जिस इशू पे एडवाइस किया है वो इशू डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट कि क्या वो इशू जो था वो इतना बड़ा इशू था कि फ्लोर टेस्ट को मुलतवी कर देंगे आप। तो इंतजार करिए ना, सुनिए, अरे इंतजार करिए, मैं सुप्रीम explain कोर्ट कर के रहा हूं भाई, फैसले का इंतजार करिए। आई एम एक्सप्लेनिंग दैट बिफोर सुप्रीम कोर्ट। No, he is not. He won't Just- allow just because आप he हाँ doesn't बोलें। have arguments. आप बोलें। He has come with the fact of some fiction given to him by his superiors, and he's trying to spread disinformation here. Okay, आप my disempower superior- कर रहे हैं young नहीं, लोगों को। आप You are empowering the young इनको people. पानी दीजिए, विनोद जी, इनको पानी disempowering दीजिए, कर रहे हैं विनोद आप। जी इनको पानी लो, दीजिए। पानी दीजिए। आप अपने मुद्दे पर आ आपको जाएं। पानी तो आप किसी को पिला नहीं पा रहे पूरे देश में, फूका पड़ा हुआ है। पानी दो ना जाके, सरकारें गिरा रहे हो, पानी पिलाओ जाके। तो सरकार क्यों गिराते हो? विनोद जी, सरकारें मत गिराओ, आपने पानी पहुंचाओ। मुझे पता है कि आप कांग्रेस जी, की गलतियां अरे नहीं फिर, देखेंगे। फिर। और सूखा जो है, जो महाराष्ट्र में सूखा अरे पड़ा है, पहले वो महाराष्ट्र की कहाँ भी विषयांतर discussion कर कर लो। रहे हैं? जय सर जाइए, सूखा पे, सूखा पे हम एक बार और कर लेंगे महापंचायत, तो ये- जरा आप इसको सुनिए, खत्म करें। नहीं, सुनो जी। ऐसा है कि माननीय अमिताभ जो भी हैं, ये बच्चन तो नहीं है, इनको मैं बताना चाहता हूं कि जो कोर्ट के सामने है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को, और आप अपने निर्णय पे पहुंचिए। मैं कोई आपको ये नहीं समझा रहा हूं कि कौन गलत है और कौन सही है। एक फैसला हुआ है हाई कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। एक फैसला केंद्र ने लिया था, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अब इन दोनों फैसलों में सुप्रीम कोर्ट अपनी विवेचना कर कर हमको एक रास्ता दिखाएगा। ये मैंने पहले भी बोला था। और 27 तारीख तक हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो स्पोकन ऑर्डर था इसको रीजनड ऑर्डर में तब्दील होना है, और उसके बाद कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी सबको, और वो कॉपी पढ़कर अपनी अपनी केस की लोग पैरवी करेंगे। और जो अमिताभ कहते हैं और जो मैं कहता हूं उसको मत मानिए आप, फाइनली सुप्रीम कोर्ट को मानिए। और सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आ जाए, मैं भी तो यही किसी आग्रह को कर रहा हूं, और बच्चों, मैं यही आग्रह कर रहा हूं कि इन लोगों की बात मत मानिए, सुप्रीम कोर्ट इनकी पे मानिए भरोसा और रखिए। सुप्रीम कोर्ट की मानिए, इनका ये भरोसा कहना करिए, है। इन पे मत मानिए, भरोसा चलो, करिए। ये भी सुप्रीम जज कोर्ट हो गए, का सुप्रीम फैसला- कोर्ट। एक सेकंड, सुप्रीम सर, कोर्ट मेरा आपसे फैसला क्वेश्चन देने है, वाला सर। है। एक सवाल सर अमिताभ सर, आपसे क्वेश्चन है जरूर। कि उत्तराखंड में आपने जो सरकार गिराई वो जनता के लिए गिराई या अपनी पार्टी के लिए गिराई? आप कहेंगे जनता के लिए, और नहीं, अगर मैं आपने नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। सर, मैं तो आप- किसके लिए गिराई? हाँ, अपनी मैं पार्टी बताता के लिए। हूं। वहाँ सर, अगर पर- आपने- आप वहाँ कहीं- पर नहीं, मैं बता देता हूँ। आप सर, पहले पूरा प्रश्न कर दो, पूरा जी प्रश्न करो। जी सर, अगर आप कहेंगे जनता के लिए गिराई, तो जब जनता वहां की सरकार कह रही है कि दोबारा इलेक्शन कराइए, आप उसके लिए तैयार क्यों नहीं हो रहे हैं? या आपको अपनी जीत पर भरोसा नहीं है, या फिर सर आपको डेमोक्रेटिक पार्टी को तोड़ने का ज्यादा विश्वास है? जाहिर सी बात है बिल्कुल, कि मैं ये एक जवाब दे दूं, ये मुद्दा संक्षिप्त जी, जवाब दे दूं। बहुत नहीं, 30 देखिए, सेकंड से देखो, ज्यादा वहाँ नहीं है पर हमारे पास। संवैधानिक संकट हुआ,
ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस के समय में यदि सरकार को पैसे खर्च करने की स्थिति ही नहीं होगी, वहाँ का एक पैसा भी खर्च होगा तो वो गैर कानूनी होगा, तो वहाँ के जो जनता के ऊपर में जो परेशानी आएगी उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति शासन लगाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये अभी निर्णय का अधिकार है और वो सुप्रीम कोर्ट निर्णय करेगा। वो यदि सरकार ने कोई गलती की है तो उसको सुप्रीम कोर्ट बदल देगा। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा। मैं एक बात हर्षरंजन जी, एक बात मैं बस कहना चाहता हूं कि जो ये कहते हैं कि वहां कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन था, वो बिल्कुल नहीं था, ना ही वो बिल गिरा था। तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला देने दीजिए ना। आपको बेचैनी क्यों है? अमिताभ साहब, मुझे मालूम है आप बोलने नहीं दे रहे। एक बात बस, पहले आपने मुझे नहीं 27 तारीख को फ्लोर टेस्ट होना था, 28 को, 28 फरवरी को, लेकिन उससे पहले 27 को इन्होंने प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। 30 सेकंड में आपका जवाब चाहिए। एक बात और चलेगी, गवर्नर की रिपोर्ट पे, जिसपे गवर्नर ने जो रिपोर्ट फाइल करी, उस रिपोर्ट में कहीं पर भी ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए हमारे पास मैं इसको यहीं रोकूंगा, मेरे पास सिर्फ 2 मिनट का समय है और इसलिए हम चाहते हैं कि 30 सेकंड में, 30 सेकंड से ऊपर होते ही मैं काट दूंगा। 30 सेकंड में बात पूरी करें। सबसे पहले तुलसी साहब, क्या आगे की स्थिति आपको क्या दिखाई देती है? आगे की स्थिति के ऊपर टिप्पणी करना मेरे विचार में तो उचित नहीं है जिस तरह से हम कर रहे हैं। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी एक स्टिंग ऑपरेशन की बात की किसी वक्ता ने। स्टिंग ऑपरेशन के बारे, सबसे पहला स्टिंग ऑपरेशन जो हुआ वो तहलका क्या था कि बीजेपी के प्रेसिडेंट बंगारू लक्ष्मण जी को कैश देते हुए सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा, मगर 3 साल तक FIR तक लिखी नहीं गई। इसके ऊपर अगर उत्तराखंड में इन्होंने स्टिंग बनाया है तो उसके ऊपर सरकार गिरा दी। सरकार तो क्या गिरानी थी बीजेपी की, इन्होंने FIR नहीं लिखी। दूसरा ये कहते हैं कि अप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ। स्पीकर ने बाकायदा गवर्नर को ये चिट्ठी लिख के बताया कि ये अप्रोप्रिएशन बिल पास हो गया, मगर ये कहते हैं कि नहीं, स्पीकर का सर्टिफिकेट गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आधार बिल के ऊपर स्पीकर लोकसभा ने सर्टिफिकेट दिया कि ये मनी बिल है। जब राज्यसभा में ये आया तो राज्यसभा में सभी नेताओं ने इसके ऊपर आपत्ति की और बोलने के लिए उनको मना किया गया कि आप स्पीकर के सर्टिफिकेट के ऊपर कुछ नहीं कह सकते, ये फाइनल है। और मैं इनको मालूम होना चाहिए क्योंकि ये दोहरे मापदंड नहीं रख सकते हैं। स्पीकर का फैसला जो है ये ना तो अदालत में चैलेंज हो सकता है, ना असेंबली में हो सकता है, ना बाहर जनता में तो होगा ही। मगर ये कहना कि एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ, राजनीतिक संकट हो गया था। आपको तुलसी साहब यहीं रोकूंगा क्योंकि हमारे पास समय एकदम कम है। विनोद जी, देखिए, मैं समझता हूं कि सरकार का जो भी फैसला हो, फ्रेश इलेक्शन इज द ओनली आंसर। लेट अस गो टू द पीपल। हम जनता के पास जाए ना, दोबारा वो फैसला लेंगे। फ्रेश मैंडेट ले, जो भी सरकार चलाना चाहता है फ्रेश मैंडेट ले। और ये जो दाव पेज दिखाने हैं, लीगल दाव पेज, इनसे सरकारें नहीं चलती। सरकारें इकबाल से चलती है, लोगों के इकबाल से सरकारें चलती है। अगर इकबाल होगा तो सरकार चलेगी। इकबाल बनाने की कोशिश करे भारतीय जनता पार्टी भी और कांग्रेस पार्टी भी। जी आशुतोष जी, मुझे लगता है कि अगर ज़्यादा बोलने से अगर कोई काबिल घोषित हो जाता तो शायद आज ओलंपिक का जो गोल्ड मेडल है वो अमिताभ जी को मिल जाता। लेकिन मैं इतनी सी बात कहूँगा कि बड़ा अच्छा है कि मोदी जी कह के आए थे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इस देश के अंदर होना चाहिए, एक छवि लेकर आए थे। मुझे तो बड़ी हैरानी होती है कि आजकल उनके सलाहकार हैं कौन जो ऐसी ऐसी सलाह देते हैं कि अरुणाचल प्रदेश की सरकार को बर्खास्त कर दो, उत्तराखंड की सरकार को बर्खास्त कर दो। ये सब मोदी जी का दरअसल बहुत अहित कर रहे हैं और ये निश्चित रूप से बीजेपी के कुछ अपने अंदर के लोग में जो ये कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, अमिताभ जी ने आज बहुत कायदे से डिफेंड किया, उनको बहुत मजबूती से किया। ऐसे ही डिफेंड करते रहे टीवी चैनल्स के ऊपर, बीजेपी की रेटिंग लगातार बढ़ती जाएगी। चलिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी है नरेंद्र मोदी सरकार की। देश में जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं उनको अनस्टेबल करके, साजिश करके और उनको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की एक साजिश है। और यही उत्तरांचल हाईकोर्ट ने कहा है कि यू आर कटिंग एट द रूट ऑफ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी की जड़ें काट रहे हैं। जाहिर है सुलेमान साहब ने वही भाषा बोली है जो कभी बीजेपी कांग्रेस के लिए बोला करती थी। हर्षरंजन जी, मैं सिर्फ संक्षेप में इतना कहना चाहूँगा, जिस पे चर्चा हुई है लेकिन उस विषय पे चर्चा नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट ने
ये भी कहा है कि बीजेपी को अभी हमारे इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश, चीयरफुल होने की ज़रूरत नहीं है, वो इंतज़ार करें। इंतजार करें, जाहिर सी बात। शैलेश जी, आशुतोष जी ने मेरे ऊपर में व्यक्तिगत बात की, ये लोग नहीं छोड़ पाते। मैं इनको ये कहना चाहता हूँ, ये मोदी जी के सलाहकार बनना चाहते हैं शायद, क्योंकि ये मोदी जी को आप पार्टी में प्रॉब्लम है लगता है इनको। लेकिन केजरीवाल जी कितने सहायकों से घिरे हैं और उनके सहायक कितना उनको छोड़ के जाते हैं, योगेंद्र यादव जी और प्रशांत भूषण जी के केस से पता है। लेकिन नहीं आ रहा हूँ उत्तराखंड के क्राइसिस में। शैलेश जी, मैं इतना ही कहता हूँ, और आप सब लोगों को, बहुत ऑडियंस आप समझदार हैं, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जो विनोद शर्मा जी ने कहा और जो केटीएस तुलसी साहब ने तहलका का एग्जाम्पल ले लिया, वो भी कांग्रेस के ही सांसद हैं वो, लेकिन मुखौटा लेके आए संविधान विशेषज्ञ के तुलसी साहब। मैं इतना कहना चाहता हूं कि यहां पर यदि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो तहलका के एपिसोड की चर्चा करनी जरूरत नहीं थी, लेकिन उनका मामला है। मैं देखो, जब कोई भी गलत काम होता है तो उसके लिए कोई करेक्टिव मेजर्स है। करेक्टिव मेजर्स अलग अलग हैं। संविधान ने बैलेंस ऑफ पावर में एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेटिव सब बनाया है। यदि एग्जीक्यूटिव ने कुछ किया है, कोशिश की है करेक्टिव मेजर्स के लिए, ठीक करने के लिए, वहां पर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही थी, वहां पर संवैधानिक संकट हो गया था, उत्तराखंड में पैसे कैसे खर्च होंगे इसके लिए दिक्कत हो गई थी, और वहां के लोगों की अरे अब ये तो इसमें ये तो देखिए अमिताभ जी और एक मिनट, तो यहाँ पर जो स्थिति है उन दोनों में रोक रहा हूं, एक मिनट, स्थिति है कि वहां पर न्यायपालिका को भरोसा रख रही है। न्यायपालिका यदि कार्यपालिका ने कुछ गलत किया है तो न्यायपालिका उसको सुधारेगी, और नहीं तो उसको ठीक रखेगी। हम जरा पब्लिक की तरफ जाते हैं। भारत के संविधान के हिसाब से अगर सरकार अल्पमत में आ जाए, और कई बार ऐसा हुआ है कि अल्पमत में सरकारें आई हैं, तो भी जो केंद्र की सरकार है और जो प्रधानमंत्री है उसको बर्खास्त या स्थगित नहीं किया जा सकता है। सरकार रहती है और उसके बाद उसी सरकार के नेतृत्व में चुनाव कराया जाता है। वहां केंद्र में राष्ट्रपति शासन नहीं हो सकता। क्या यही व्यवस्था राज्यों में भी नहीं होनी चाहिए? जिस तरह से जो भी केंद्र में आता है वो अपने लिए इस्तेमाल करने लगता है, तो क्या यही व्यवस्था राज्यों में भी नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग सहमत हैं कि राष्ट्रपति शासन राज्यों में भी लगाने की प्रणाली खत्म की जाए, वो हाथ उठाएं और जोर से बोले हाँ। डिलेड सही। और जो लोग समझते हैं कि नहीं, ये व्यवस्था चलनी चाहिए, केंद्र को जब मर्जी हो किसी सरकार को बर्खास्त कर दे, वो जरा एक बार हाथ उठाएं। बहुत अल्पमत में है। जाहिर सी बात है कि जनता चाहती है कि जैसे केंद्र में व्यवस्था है कि प्रधानमंत्री और सरकार को कभी भंग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति का शासन नहीं हो सकता, वैसे ही राज्यों में भी इस व्यवस्था के लिए समय आ गया है। भारतीय लोकतंत्र काफी मैच्योर हो चुका है। जब सरकार अपना टर्म पूरा करती है तो जाहिर है उसके नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रहते हुए, मंत्रियों के रहते हुए ही चुनाव होता है। ठीक उसी तरह से अगर कभी ये ऐसी स्थिति आती है कि राज्य में सरकार के पास बहुमत नहीं है, राज्य में सरकार बन नहीं पा रही है, तो जो भी मुख्यमंत्री है उसके नेतृत्व में ही, उस मंत्रिमंडल के नेतृत्व में ही चुनाव आयोग को चुनाव कराना चाहिए। शायद ये ज्यादा अच्छी व्यवस्था होगी, क्योंकि अभी जो व्यवस्था है उसमें केंद्र सरकार की मनमानी शायद खत्म नहीं होगी। मोरारजी देसाई, उन्होंने भी 16 राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया था। उसके अलावा आप कोई भी नाम ले लें, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, कोई नहीं बचता जिन्होंने कि राष्ट्रपति शासन को नहीं लागू किया हो, और राष्ट्रपति शासन लागू करने के पहले बार बार दल बदल नहीं हुए हों। लोकतंत्र का यही तकाजा है। और इसी के साथ हम महापंचायत को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है।